हेलो एवरीवन। आई आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यूजीसी नेट जून 2025 की प्रिपरेशन के लिए हम सब अब जो अपनी प्रैक्टिस सेट की कर रहे हैं, तो उसमें आज हम अपना जो हमारा न्यू चैनल है यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन, तो सबसे पहले मैं इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे पुराने चैनल में कोई दिक्कत आ गई है तो इस वजह से हमें न्यू चैनल बनाना पड़ रहा है। तो चलिए आज से हम अपना प्रैक्टिस सेट जो है पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस इसी चैनल पे चलाएंगे। तो पेपर 1 का जो सभी यूनिट्स के जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं, तो आज हम वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, किसी की स्मृति की गुणवत्ता को किसके आधार पर जांचा जा सकता है। स्मृति मतलब कि उसकी मेमोरी पावर की, क्या उसकी मेमोरी पावर कैसी है, उसकी याददाश्त कैसी है, तो उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो उसको हम जान सकते हैं प्रतिधारण क्षमता से। प्रतिधारण क्षमता मतलब उसकी धारणा करने की क्षमता, कि उसका आईक्यू कैसा है, कि कोई चीज उसने पढ़ी है, देखी है, सुनी है, तो उसके बाद उसके माइंड में वो कैसे सेट है, उसकी याददाश्त कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है। जो उत्तम शिक्षण है वो प्राकृतिक औपचारिक होता है। और कथन दो है, शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य कोई भेद नहीं होता। नहीं, शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य तो भेद होता है। तो दो तो गलत करो आप पहले। और उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है, औपचारिक तो नहीं होता, औपचारिकता थोड़ी नहीं मानी, तो दोनों को ही गलत कर दो। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे पुरुष महिला पशु पक्षियां के मध्य भेद करना सीखता है और बाद में वह एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। तो ये कौन सी उसमें है, तो पुनर्स्थापन, विभेदीकरण, सामान्यीकरण या अनुस्मरण। तो जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम याद कराने के लिए कि ये मम्मी है, पापा है, ये लड़की है, ये पशु है, और वो बाद में जब उसकी अपनी समझ के लिए वो सभी को एक अवधारणा में कर देता तो वो सामान्यीकरण कर देता है उनको। नेक्स्ट है, अंतर्हित स्मृति के प्रकार निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो अंतर्हित स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक तो होती है कार्यवाहिक विधि, कार्यविधिक स्मृति, एक प्राइमिंग, और एक शास्त्रीय अनुकूल प्रभाव। तो जो है बी, सी और ई, आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस सिद्धांत का क्या नाम है जिसका कथन है कि विद्यार्थियों को न तो अति सरल कार्य से उबरना चाहिए और न ही समझ में न आने वाले अध्यापन से उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। तो कैसे, वो क्या सिद्धांत है, तो वो होती है कि मान लो या तो बिल्कुल कमजोर सिलेबस, या फिर इतना टफ कि उसको समझ में ही नहीं आए, तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो मेल खाए, मेल की समस्या होती है। नेक्स्ट है, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण संगठनों के पास प्राथमिक उत्पाद के रूप में एक पाठ्यक्रम होता है। उसका कथन दो दिया गया है, आजीवन अधिगम की अवधारणा ऐसे प्रावधानों का विस्तार कर सकती है, खासकर नई सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे प्रत्युत्तर उत्तर का चयन कीजिए। तो शिक्षा और संगठनों के पास प्राथमिक उत्पादन के रूप में एक पाठ्यक्रम होता है, ये तो ठीक है। और आजीवन अधिगम जो प्रयोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी से, नई नए आविष्कारों से, तो उसका भी माध्यम से हम जो है अधिगम को यानी सीख सकते हैं। तो ये दोनों ही ठीक है, तो आंसर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गद्यांश दिया हुआ है बच्चों, आप लोग गद्यांश को पढ़िए फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। मैं रीड कर देता हूँ गद्यांश को आपके लिए एक बार।
आपको मोटा मोटा सा समझ में आ जाएगा। बहुत से बड़े आविष्कारों को प्रारंभ में अविश्वास और उपहास का सामना करना पड़ता है। हवाई जहाज का आविष्कार भी अपवाद नहीं था। यद्यपि बहुत से व्यक्तियों ने जब 17 दिसंबर 1903 की पहली शक्तियुक्त उड़ान के बारे में सुना तो वह उत्तेजित और प्रभावित हुए, परंतु कईयों ने, तो जो मेन मेन चीज़ है उसको आप अंडरलाइन करते रहिए, आकर करते रहा करिए। कईयों ने हसीने के ठहाकों से प्रतिक्रिया दी। वायुयान की उड़ान का विचार कुछ व्यक्तियों को प्रतिकारती था। ऐसे व्यक्तियों ने पहली उड़ान मशीन के आविष्कारों बिल्बर और ऑरविल राइट को आवेगी मूर्ख करार दिया, परंतु नकारात्मक प्रतिक्रियाएं राइट्स को रोक नहीं सकी। अपनी अभिलाषा को सफल करने की प्रबल इच्छा से उन्होंने विमान के प्रयोग को जारी रखा। बिरबल और ऑरविल राइट की हमेशा से विमान विज्ञान और यंत्र विज्ञान में मोहक रुचि थी। जब वे छोटे लड़के थे तो वे पतंग और यांत्रिक खिलौने बनाकर वह उन्हें बेचकर धन अर्जित करते थे। बाद में उन्होंने समाचार पत्र को मोड़ने वाली मशीन की रूपरेखा बनाई, मुद्रण प्रेस का निर्माण किया और साइकिल मरम्मत की दुकान को प्रचलित किया। 1896 में जब उन्होंने ऑटो लिथल की मृत्यु के बाद बारे में पढ़ा तो राइट बंधुओं की उड़ासन में जबरदस्त रुचि हो गई। लिलिंथन हैंग ग्लाइडिंग के आदि पथ प्रदर्शक ने अपने शरीर को वांछनीय दिशा में स्थानांतरित करके ग्लाइडर्स को नियंत्रित किया था। यद्यपि यह विचार राइट बंधुओं के लिए विकर्षक था, उन्होंने विमान वाहित वाहनों के संतुलन को नियंत्रण के लिए आर्थिक कार्यक्षम विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। 1990 और 1901 में राइट्स ने असंख्य ग्लाइडर्स का परीक्षण किया और नियंत्रण तकनीकों को विस्तार किया। ग्लाइडर्स को पर्याप्त उत्थापन क्षमता प्रदान करने की समर्था ने भाइयों को लगभग अपनी कोशिशों को छोड़ने की ओर अग्रसर कर दिया। ये थोड़ा लेंथी गद्यांश है। लेंथ थी तो क्या है, गद्यांश तो इतने ही आएंगे आपके, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको जल्दी से जल्दी रीडिंग करने ही सोचें। और अधिक अध्ययन के बाद राइट बंधुओं ने निष्कर्ष निकाला कि वर्क पृष्ठों पर वायु दबाव की प्रशासनिक तालिकाएं निश्चित तौर पर गलत होगी। उन्होंने एक वायु की सुरंग को स्थापित किया और आप लोग ऐसा करना कि इसका जो है ना प्रिंट ओ फोटो स्क्रीनशॉट लेके साइड में फिर इसको सोल्व करना। मैं इसके क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको। सबसे पहले निम्नलिखित में से प्रथम उड़ान वाली मशीन के आविष्कार के लिए क्या उत्तरदायी था? तो उड़ान वाली मशीन के लिए क्या उत्तरदायी था? व्यक्तियों का अवलंबन, व्यक्तियों की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं, आविष्कारों की अप्रतिरोध है अभिलाषा। तो सबसे पहले जो मेन जरूरी था, आविष्कारों की अप्रतिरोध है अभिलाषा। ये आविष्कार नहीं रुकने चाहिए, चाहे कैसी सिचुएशन आए। फिर है राइट्स बंधुओं की प्रमुख रुचि थी। तो राइट्स बंधुओं की जो प्रमुख रुचि किस में थी? पतंग बनाने में, वो तो बचपन में थी। यांत्रिक खिलौने बनाने में, समाचार पत्री मोड़ने, मशीन बनाने में, बना तो ये तो बना ही ली थी उन्होंने। फिर वायु वाहित यानों को नियंत्रण करने की विधियों में, कि जो हवा में वाहन उड़ते हैं उनको नियंत्रण करने की विधि में उनकी रुचि थी। फिर है राइट्स बंधुओं को सफलता मिली। तो कब सफलता मिली थी? असंख्य ग्लाइडर्स के परीक्षण में। नहीं, असंख्य ग्लाइडर्स का परीक्षण राइट बंधुओं ने नहीं किया। पिछली वायु दबाव तालिकाएं गलत सिद्ध करने में, तो इनको यही मिली थी, जो पिछली वायु दाब थी उसको गलत सिद्ध करने। और ये इन्होंने कब की? ये इन्होंने 17 दिसंबर 1903 में पहली उड़ान अपनी भरी। नेक्स्ट है राइट्स बंधु अंततः अपना विमान उड़ाने में सफल हुए जब उन्होंने अपना डैश निर्मित किया। तो उन्होंने अपना क्या बनाया था? वायु दबाव प्रणाली, प्रतिमान पंख, गैसोलीन इंजन। तो उन्होंने अपना गैसोलीन इंजन बनाया था। और इसमें लागत कितनी आई थी बनाने में? $1000 से कम।
नेक्स्ट है, गद्यांश संकेत करता है कि, गद्यांश क्या संकेत करता है? सफलता होने का निश्चय लाभांश देता है। सफल होने का निश्चय लाभांश देता है, हाँ यही तो देता है कि जो सफलता है उसका होने का निश्चय लाभांश देता है। अब रीजनिंग से क्वेश्चन करते हैं। अब रीजनिंग के क्वेश्चन है बच्चों, गद्यांश के लिए चारे पांच क्वेश्चन ही थे। तो हर पेपर में एक गद्यांश जरूर आएगा आपका, पेपर 1 से भी और पेपर 2 से भी। और रीजनिंग और मैथ भी सारी चीजें, यानी हमने पूरी 10 यूनिट्स को कवर किया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लिया। तो देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला के गलत पद का पता लगाइए। तो इसमें हमें गलत पद को छांटना है। तो दे रखा है 16 है, 22, 30, 45, 52 और 66। तो इसमें से क्या क्रम बन रहा है बच्चों इनका? 16, 22, 30, 45, 52 और 66। तो 16 और 22 को अगर देखें तो +6 है। 22 और 30 को देखें तो +8 है। 30 और 45 को देखें तो +15 है। और 52 और 66 को देखें तो +14 है। यानी कि 6 जमा 2 8, 8 जमा 2 10, 10 जमा 2 12, 12 जमा 2 14। तो ऐसे चलता आ रहा है। तो यहाँ पे जमा 10 होना था 8 के बाद, यहाँ जमा 15 कर दिया इन्होंने, 45 बना दिया। तो ये 40 आना था 45 की जगह पे, तो 45 गलत है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को प्राप्त करना है। तो क्या हो नेक्स्ट संख्या, यानी कि तो इन्होंने दे रखा 4, 9, 20, 43, 90। तो इनके बीच का गैप देखेंगे। सबसे पहले तो 4 और 9 में +5 है। फिर 9 और 20 में +11 है। फिर 20 और 43 में +23 है। और फिर इसमें 95 है। इसमें 47 है। तो ये इसका गैप है। और इन सब में कॉमन क्या है फिर? 5 और 6, 11। जब तक आपको सीरीज ना पता चले ना कि 5, 11, 23, 47, तो इसमें आगे क्या ऐड करोगे, ये तो पता ही चल रहा। तो फिर फर्दर उसको आप नीचे और करोगे सॉल्व। 5 और 6, 11, 11 और 23, 12, 23 और 43, 24। तो यहाँ पे सीरीज बन रहेगी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48। तो 48 47 में ऐड करोगे तो हो जाएगा 95। तो 95 90 में ऐड करोगे आप तो हो जाएगा आपका 185। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। रीजनिंग जो है बच्चों इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप लोग उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। आप लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ एग्जाम के टाइम पे उसको उठा के देखते, और आपका सब्जेक्ट नहीं होता बहुत से बच्चों का मैथ और रीजनिंग, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 4, 6, 12, 14, 28 और 30। तो 4, 6 +2 और 6, 12 × 2। 4 और 6 में तो है +2 का, 4 + 2 6। 6 और 12 में 6 है, तो 6 और 12, तो 6 तो ज़्यादा हो गया 2 से गैप, तो 6 दूनी 12 हो गया, यानी 2 गुना 6 हो गया। और 12 और 14 फिर से +2। 14 और 28 × 2, 28 और 30 +2, 30 × 2 60, × 2 में 60 आ जाएगा, तो 60 आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बताइए। तो गलत संख्या देखनी है इसमें हमने। तो 3, 8, 15, 24, 34, 48 और 63। तो 3 और 5, 8 और 7, 15 और 24, 8 नहीं, ये तो सीरीज नहीं बन रही प्लस वाली। तो इसमें कॉमन देखते हैं। 2 का स्क्वायर कीजिए आप एक बार। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3। फिर 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 × 2 = 9, -1 8। तो ये ठीक बन रहा है। तो ऐसे ही 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर, ऐसे ही 8 तक चलेंगे हम, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो -1 जो 63 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो -1 35 आएगा, तो 34 नहीं आना चाहिए, 34। 4 का स्क्वायर, जो 5 का 25 होगा तो 1 माइनस हो जाएगा, 4 का है 16 हो जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 34 है जो, ये 35 आएगा इसकी जगह, तो 34 गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। नेक्स्ट नंबर बताना है, 1 2 4 6 7 8 18 10 54, तो 1 2 4, 1 4 प्लस 3 7 2 3 6 7 3 10 6 3 4 2, इसमें आप देखिए कि कैसे आएगा, कि पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 2 4 6 7 18 10 54, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, +3, और 4 प्लस 3 7, और 7 प्लस 3 10, और अगर नीचे से देखें तो 2 प्लस 4 6, और 6 जो है 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 36 54, तो ऊपर से अगर आप ले गए तीन 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 का छोड़ के, तो नीचे 3 का और ऊपर 3 3 की एडिशन चल रही है, यहाँ पे पूरा जो टेबल की तरह चल रहा है, कि +4 या ×3 भी कर सकते हो, कि 4 × 3 12 × 3 36, और यहाँ पे 10 प्लस 3 तो 13 आ जाएगा, 13 है ऑप्शन में, तो 13 ही राइट होगा, सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को क्या है, एक बार दिया हुआ है, तो देखिए मात्रा लाख टन में जो है, जो मात्रा लाख टन में है वो ये है जाली वाला, और जो मूल्य करोड़ रुपए में है ये है डॉट्स वाला। तो अब अपने को इसके क्वेश्चन, अब डीआई ये डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने हैं। अपने को ग्राफ दिया हुआ है एक, तो ग्राफ में जो है मात्रा जो है इस तरह के से है, और मूल्य जो है इस तरह से है। आप जब भी ग्राफ के क्वेश्चन आए तो इस ग्राफ को ना स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लिया रहो, कॉपी पेन लेके बैठा रहो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है जो आपको निकाल के देखने पड़ेंगे, तो प्रैक्टिस आपकी फास्ट होनी चाहिए। यही जो टाइम है आपका यही बचेगा एग्जाम में, आपको जो अपने मेन पेपर के लिए जो टाइम चाहिए वो पेपर 1 से ही निकालना पड़ेगा। तो इसमें ईयर दे रखे हैं, यानी मात्रा दे रखी है लाख टन में, और मूल्य दे रखा है करोड़ में। तो मूल्य जो है प्राइस जो है वो डॉट्स में है, और जालीदार जो है मात्रा है लाख टन में, और ईयर्स दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। मैंने इसको नोट डाउन कर लिया साइड में, आप भी कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन करना है। ये बार बार ग्राफ में ऊपर नहीं ले पे आ पाऊंगा, तो हम नीचे से ही क्वेश्चन अब क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सामग्री के निर्यात की सर्वाधिक मात्रा किस वर्ष में हुई। तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो है किस वर्ष में हुई, 2003-4 में जो है मात्रा जो है 2003 में है 15 लाख टन, 2024 में है 25 लाख टन, 2005 में है 25 लाख टन, 2006 में है 52,000, जो है 7 में है 35। तो 3 में 15 है, 4 में 25 है, 5 में 25 है, 6 में 50 है, और 7 में 35 है। तो 50 ज़्यादा हुई तो 50 है जो 6 में, तो 2006 में जो है निर्यात जो है सबसे अधिक हुआ। फिर है, निर्यात की मात्रा की किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 100% वृद्धि अधिक हुई। तो पिछले वर्ष की तुलना में देखना है किस वर्ष में अधिक हुई। तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप इस वर्ष की देखेंगे
जैसे 2004 की देखेंगे पहले हम, तो 2004 में से जो करेंगे, 2004 की जो मात्रा है उसमें से 2003 की मात्रा घटाएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष के साथ देखनी है। और 2000 नीचे बटे में 3 आ जाएगा, पिछला वर्ष आ जाएगा, इनटू में 100 आ जाएगा। तो ऐसे सोल्व होगा, हर एक ईयर की कर करके देखेंगे। तो मैं आपको वैसे ही इसका वो बता देता हूँ कि कितना कितना है। तो 2024 में जो है, 2004 में जो है वो 25 लाख टन है, और 2003 में जो था वो 15 था। तो 2003 में ही जो 15 था, ये 1000 हो गए, 100 हो गया। ये 25 15 माइनस 15 तो आ जाएगा 10/15 गुणा 100। तो इससे हम इसको अगर कट करेंगे तो आ जाएगा 66.66%। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 2004 का जो इतना है 66.6%। अब करते हैं 2006 का। तो 2005 का करते हैं। तो 2005 का अगर हम करते हैं तो 2005 में 6 का कर लीजिए आप। 6 में जो है 50 था, 50 माइनस इसमें 25 था 2005 में, और बाई 25 इंटू 100। तो ये इसकर आप माइनस करेंगे तो 50 25 25 बच जाएगा। तो 25 बच गया, तो 50 को हटा दो। ये नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, कहीं आप सोचो मैंने रब क्यों कर दिया, बच्चा ज़्यादा चल। तो 25 इंटू है तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 100 तो 100% आ गया। तो 100% तो 20 ये 2006 में ही आ गया, तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग सामग्री का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कौन से वर्ष से 50% कम था। तो पिछले वर्ष की तुलना में कौन से वर्ष में 50% कम था। तो 6 में जो 50-50 था, और 5 में जो है 25 है, और 7 में जो है 25 है। जो लागत पूछा इसने, तो 2004 में तो जो है 25%, वो 15 है, 7 में 25 है, तो 15 और 25 का तो 50% नहीं हुआ। 7 में 25 है और 5 में जो है 50 है, तो 5 में 50 है, 6 में भी 50 है, लेकिन 7 में आगे 25 हो गया। तो पिछले वर्ष जो इससे पिछला वर्ष था, 7 से पिछला 6 था, 6 और 5 में तो 50-50 ही है। तो दोनों में, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 लाख है, 50 लाख है। 7 में 25 लाख है, और 4 में 15 लाख है। तो पिछला वर्ष जो है, 4 से पिछला 3 है, 3 में 25 है, उससे 15 नहीं हुआ। 5 से पिछला 4 है, इसमें 15 है, ये 50 है, नहीं हुआ। 6 में जो है 50 है, लेकिन 5 में भी 50 ही था, तो ये इक्वल रह गया। लेकिन 7 में जो 25 हो गया और 6 में 50 था, तो ये 50% हो गया। तो आंसर जो है 2007 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारणीय विकास लक्ष्यों एसडीजी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है। तो संधारणीय विकास लक्ष्यों को एसडीजी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है। तो एजेंडा 30, एजेंडा 25, एजेंडा 17, एजेंडा 10। तो इसको हम जानते हैं बच्चों एजेंडा कार्यसूची 30 के रूप में। कार्यसूची 30 के रूप में कैसे जानते हैं। जो एसडीजी बनाया गया था, वो बनाया गया था कि जो गरीबी है उसको समाप्त करने के लिए, और उसका लक्ष्य रखा गया था 2030 तक, कि हम बेहतर स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन और सभी चीजों को हटा देंगे। और जो ये है, इसके अंतर्गत ही आता है जो हमारा अंतर्गत आता है 17 सतत विकास लक्ष्य, 17 जो सतत विकास लक्ष्य है हमारे, और 169 उद्देश्य सतत विकास हैं। और यह एजेंडा जो है 1 जनवरी 2016 को प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अनुसार एक लक्ष्य प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर कम से कम कितना किया जाना चाहिए। तो जो 2030 का हमारा लक्ष्य रखा गया है,
गरीबी, स्वास्थ्य और सब चीज़ों को लेके। इसमें जो 1000 प्रति जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को जो है मृत्यु दर को घटा के कम से कम 25 तक किया जाना था, जो नवजात शिशु मृत्यु दर है। और यह जो है 1000 जन्म पर घटकर कम से कम 12 करना है। करना 12 है, अभी 25। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार एसडीजी सूचांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान वाला देश कौन सा है? तो 2020 की जो एसडीजी की रिपोर्ट थी उसमें सबसे सर्वोच्च स्थान किस देश का है? भूटान, न्यूजीलैंड, स्वीडन या यूनाइटेड किंगडम? तो ये है बच्चों स्वीडन का। और स्वीडन को कितने मार्क्स मिले हैं इसमें? 84.72। और भारत को कितने मिले हैं? भारत को मिले हैं 61.92। और पोजीशन कौन सी है? 170वीं। देख लीजिए आप। और 2021 में तो और ज़्यादा गिर गई है, 2021 में 120वीं हो गई थी। और अभी की जो है वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार एसडीजी सूचांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान वाला देश कौन सा है? तो 2020 में जो है वो था स्वीडन। नेक्स्ट है, और ये एसडीजी जो है ना, ये बच्चे सतत विकास जो हमारे 17 लक्ष्य थे वो थे कि गरीबी की समाप्ति, भूख से मुक्ति, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, लिंग समानता, बेहतर पोषण, देश के बीच और भीतर असमानता को कम करना, सभी के लिए स्वच्छ जल, ऐसी ऐसी ये 17 थी। ये हमारी थ्योरी क्लास में आपको करवाया जाएगा। अभी तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बस अपनी आपने जितना पढ़ लिया थ्योरी आपको जितनी आ गई है उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, कैसी आपको कितनी तैयारी की जरूरत है। संधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष है, तो लक्ष्य वर्ष कब तक का है? तो वो है 2030 तक का। ये इतने क्वेश्चनों पेपरों में पूछा गया, इतने ईयर्स में। 2016 में भी, 20 में भी, 20 में भी, फिर 21 में भी, फिर 21 की सेकंड शिफ्ट में भी, 23 में भी। तो क्वेश्चन चेंज नहीं होते, टॉपिक वही रहते हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा फेर बदल कर दिया जाता है। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। संधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, वर्ष 2030 तक का असंक्रामक बीमारियों से असामयिक मृत्यु संख्या प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। कितनी घटाई जानी चाहिए? तो दो जो हमारे 17 परस्पर उद्देश्य हैं SDG 3 के, तो उसमें 2030 तक जो है हमें कम से कम 50% घटानी चाहिए। फिर है अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुचित विज्ञान, अविज्ञान, नेमी विज्ञान या कचरा विज्ञान। तो केवल अपने हित को बढ़ावा देने के लिए जो आप शोध करते हैं तो उसे हम जंक साइंस कहते हैं, कचरा विज्ञान कहते हैं। ये जो है गलत धारणा, यानी जो आप लोग मूवीज में विलन देखते हैं ना, सिर्फ वो करते हैं कि सिर्फ अपने फायदे के लिए कोई रिसर्च की जाती है, तो उसको कचरा विज्ञान बोलते हैं। किसी शोध में प्रतिभागियों की कौन सी श्रेणियां हैं? तो प्रतिभागी जो होते हैं उनकी कौन कौन सी श्रेणियां किसी शोध में? तो अच्छे प्रतिभागी, नकारात्मक प्रतिभागी, विश्वसनीय प्रतिभागी, आशंकित सहभागी या परंपरागत सहभागी। तो किसी भी शोध में जो प्रतिभागी होते हैं वो किस किस श्रेणी में आते हैं? अच्छे प्रतिभागी होते हैं, विश्वसनीय प्रतिभागी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं कुछ, और आशंका युक्त भी होते हैं, जिनको आशंका होती है। तो ई को छोड़कर सभी होते हैं। नेक्स्ट होते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है अनुसंधान में द्विबंधन प्रक्रिया अनुसंधानकर्ता को की पूर्वग्रही समस्या का प्रभावी समाधान है। सेकंड कथन है अनुसंधान के पूर्वाग्रह की समस्या भी सहभागी के गैर शाब्दिक संकेत द्वारा सुलझाई जा सकती है।
तो गैर शाब्दिक शब्द संकेत द्वारा कैसे सुलझा सकते हैं भैया आप? तो गैर शाब्दिक संकेत द्वारा तो नहीं सुलझा सकते, तो जब शब्द ही नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? तो सेकंड गलत हो जाएगा, एक ठीक है। तो आंसर सी राइट हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे को क्या दिक्कत है या मैं क्या उस समस्या क्या है, जब तक मैं बताऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा नहीं, तो बिना शब्दों के आप कैसे उसको वो करो। समाज विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित में से किस स्तर पर कार्य करते हैं? तो समाज विज्ञान के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो किस स्तर पर कार्य करते हैं? निम्न स्तर पर, सरल स्तर पर, वर्गीकृत स्तर पर, या अमूर्तन का उच्चतर स्तर? तो जो समाज विज्ञान है, सबसे पहले तो जो ये शब्द है ये हमें अमेरिका से मिला है। अमेरिकी जो समाजशास्त्री थे, समाज विज्ञान का शब्द जो उन्होंने राइट मिल्स ने दिया था। और यह अमूर्तन के उच्च स्तर से संबंधित होता है बच्चों। अमूर्तन के उच्च स्तर से संबंधित है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शोध है। वैज्ञानिक शोध में क्या क्या आता है? डाटा संचालित करना, अनुकृत्य, सत्यापन और व्यक्तिनिष्ठ। तो इसमें आता है, एक तो सबसे पहले आप डाटा संचालित करते हैं, डाटा को सिलेक्ट करते हैं, फिर अनुकृत करते हैं, और फिर जो है सत्यापन करते हैं। व्यक्तिनिष्ठ नहीं होगा। नेक्स्ट है सर्वेक्षण शोध के में अबाध प्रश्नों के लाभों की पहचान कीजिए। तो सर्वेक्षण शोध में जो है अबाध प्रश्नों के निम्न लाभ होते, क्या क्या लाभ होते हैं बच्चों? उत्तरदाता अपने स्वयं के पदों में उत्तर दे सकते हैं। वे साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा शीघ्रता से प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। वे असामान्य उत्तरों को वे व्युत्पन्न करके करने की अनुमति देते हैं। तो व्युत्पन्न करने की तो अनुमति देंगे, और उधारदाता को अपने स्वयं के पदों से उत्तर दे सकते हैं। वे साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा शीघ्रता से प्रतिबंधित नहीं करेंगे भाई। तो बी, ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रेषण में जॉन डीवी के सिद्धांत का उपयोग इस क्रम में है। तो जॉन डीवी के जो सिद्धांत है उनका उपयोग जो है, तो पहले मानक, विश्लेषण, चयन का क्रियान्वयन, समस्या और संभावित हल। तो जॉन डीवी जो है कैसे कैसे बताते हैं, क्या क्या उनका संप्रेषण का संप्रेषण होता है बच्चों, कम्युनिकेशन एक दूसरे से आप कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है समस्या, पहले समस्या आएगी, फिर समस्या के मानक देखेंगे, मानक के बाद संभावित हल देखेंगे कि क्या क्या इसकी संभावना है हल होने की। संभावित हल के बाद उसका विश्लेषण किया जाएगा, और विश्लेषण के बाद चयन और क्रियान्वित करेंगे हम उसको। नेक्स्ट है संगठनात्मक संचार प्रकृति का होता है, किस प्रकृति का होता है? जो संगठनात्मक संचार है वो किस प्रकृति का होता है? बाधक, परस्पर विरोधी, अव्यवहारात्मक या प्रायोगिक। तो जो संगठनात्मक होता है वो प्रायोगिक, अप्लाइड प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है संप्रेषण में व्यक्ति के कथन का अभिप्राय निम्न में से किससे है? जो संप्रेषण होता है उसमें व्यक्ति के अभिकथन, जो कथन है उसका अभिप्राय किससे होता है? विषय के बारे में धारणा, किसी संदेश पर आभ्यंतरिक अनुक्रिया, निग्रह के लिए संदेशों को सम्मिलित करना, या केवल बाह्य अनुक्रिया। तो जो संप्रेषण होता है बच्चों उसमें व्यक्ति का जो कथन है का अभिप्राय है वो संदेश पर आभ्यंतरिक अनुक्रिया से होता है, संदेश पर आभ्यंतरिक अनुक्रिया से। संप्रेषण जो है वो दो या मोर देन टू व्यक्तियों के आपस में जो बातें करना, मध्य आप किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हो, मौखिक हो, लिखित हो, सांकेतिक हो, और सूचनाओं को एक दूसरे से साझा करने से होता है।
नेक्स्ट है, संचार में सूचना पराक्रम के सही अनुक्रम को निहित कीजिए। तो संचार में करना है अपने को, तो संचार में सबसे पहले क्या आता है, संचार में सबसे पहले हम इनपुट डालेंगे। संचार कोई भी कम्युनिकेशन जो होगा तो उसमें सबसे पहले आप इनपुट डालेंगे। इनपुट के बाद डाटा एंट्री होगा। डाटा एंट्री के बाद इसमें नहीं दिया क्या, एक सेकंड एक सेकंड, फिर प्रोसेसिंग होगी। यानी कि आप आईपीओ साइकिल अगर आप लोगों ने पढ़ी हो कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तो सबसे पहले इनपुट, इनपुट में आप डाटा एंट्री करेंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद जो है स्टोरेज होगी, स्टोरेज के बाद जो है आउटपुट आएगी। ये आपका आईसीटी में भी एक क्वेश्चन आता है, सेम है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में दो प्रकार के स्लाइड अभिविन्यास समर्थित हैं। ये अभिविन्यास प्रकार कौन से हैं? तो ये अभिविन्यास प्रकार कौन से होते हैं? रूप चित्र और भूदृश्य, उदर्ग और भूदृश्य, रूप चित्र और फेस डाउन, और भूदृश्य और फेस डाउन। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है, इसमें जो दो प्रकार के स्लाइड अभी बनते हैं, रूप चरित्र और भूदृश्य के होते हैं। कंप्यूटर लोग, आप लोग अगर इंग्लिश में पढ़े तो वही ठीक है, हिंदी में तो ज़्यादा टफ हो जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आरंभिक मेन फ्रेम से विकसित होते हैं और होते हुए आज उच्च परिकलन शक्ति वाले छोटे स्मार्ट उपकरण बन गए हैं। कंप्यूटरों के भौतिक आकार को घटाने में निम्नलिखित में से किसका आविष्कार का योगदान है? यानी ऐसी क्या चीज़ है जो कंप्यूटर पहले इतने बड़े होते थे कि कमरे में आते थे, और आजकल एक इतने छोटे हो गए, आपके फ़ोन को भी आप कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हो। आपका फ़ोन भी जो एक कंप्यूटर का ही उदाहरण है। तो ये किस चीज़ का आविष्कार हुआ है जिसने अपने योगदान से इस इतने साइज को इतना रिड्यूस कर दिया है? तो वैक्यूम ट्यूब का, एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट का, रजिस्टर का, या सॉलिड स्टेट मेमोरी का। हिंदी में आप लोग देखें क्या, ठोस आवर्ती अवस्था समृद्धि, और इंग्लिश में सॉलिड स्टेट मेमोरी। तो कंप्यूटर को आप इंग्लिश में ही करें। नेक्स्ट क्लास से मैं कंप्यूटर को शायद इंग्लिश में कराऊंगा, लेकिन अगर पूरा पेपर हिंदी में तो फिर हिंदी में देखना पड़ेगा। चलिए, फिर भी जो जो पता चलता है वो बताता रहूँगा आपको। तो जो है सर्किट जो होता है बच्चों, सर्किट से ही मेन चीज़ होती है, जो आप सर्किट को चिप बोलते हैं, जो छोटी सी माइक्रो चिप होती हैं, जो सिलिकॉन चिप है उसके नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। तो उसके आविष्कार ने जो है इसके साइज को रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन से प्रचलन प्रणाली के मोटे तौर पर कार्य हैं? तो फाइलों और फोल्डरों को संभालना, उच्चतर स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में अंतरण, प्रयोक्ता व हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस, या अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता करना। तो जो कंप्यूटर है वो किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोटे मोटे तौर पर क्या क्या कार्य करता है? तो एक तो वो करता है कि फाइलों के फोल्डरों को संभालना, एक प्रयोगकर्ता हार्डवेयर और के मध्य इंटरफेस, कि जो यूज़ कर रहे हैं आप और वो जो हार्डवेयर है उसके यूज़र और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस। फिर है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने की में सहायता करना। तो ए और सी डी हो जाएगा। ये भाषा को कोई काम नहीं है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे आपको। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। रैम के अधिकांश रूप की, ये रैम के तरह पढ़े आप, आर ए एम ना रे, इसको रैम के अधिकांश रूपों में अंतर्वस्तु लोप लोपशील है, अतः वे दीर्घकालिक डाटा भंडारण के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। कि इसमें लोपशील है तो ये लंबे समय के लिए जो डाटा स्टोर करते हैं वो उसके लिए ठीक होते हैं। ठीक है, रैम की सही बात है। फिर रैम और प्रोसेसर रजिस्टरों की तुलना में हार्ड डिस्क की डाटा तक पहुंच अधिक तकरीबन नहीं हुई, हार्ड डिस्क की तो नहीं होती, ये तो रॉन्ग है। रैम की ज़्यादा है, तो रैम और जो रजिस्टर है उसकी ज़्यादा होती है, हार्ड डिस्क की नहीं होती। तो केवल एक ही ठीक होगा इसमें, दो ऐसे तय हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीन काल में
उच्च विकास के लिए कुछ सर्वाधिक उल्लेखनीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित थे? तो कहाँ कहाँ थे भारत में विश्वविद्यालय? जो है तक्षशिला में था, विक्रमशिला में भी था, और जगतला में भी था, और उदातापुरनी और नालंदा में भी था। तो इन सभी जगह ही था। तो आंसर जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि शिशु मनुष्य जो शिक्षा है मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? कि शिक्षा जो है मनुष्य में पहले से ही विद्यमान। तो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, एम के गांधी और श्री अरबिंदो। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। और इसको इनको हम ज़्यादातर क्यों वो जानते हैं, कैसे वो हुआ था? तो ये 1893 में शिकागो जो विश्व धर्म संसद हुई थी उसमें भाषण के लिए। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन का भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व के अंतर्गत विश्वविद्यालय सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम भारत सरकार की भावी शिक्षा नीति की प्रथम आधिकारिक घोषणा था, जिसका उद्देश्य उसकी विश्वविद्यालय सुधारों की से शिक्षित भारतीयों में उन्नत हुए तनाव को घटाना था? तो चार्ल्स वुड, हंटर कर्जन और डलहौजी। तो बच्चों इनमें से जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके नेतृत्व में जो भारत में जो सुधार हुए थे शिक्षा को लेके, वो उन सारे तनाव जो थे भारतीयों में जो उत्पन्न तनाव था उसको घटाने के लिए हुए थे लॉर्ड कर्जन ने। और 1902 में कर्जन ने जो है वो सर थॉमस रो की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। और जो है इंडियन जो थे इसमें सैयद हुसैन और जस्टिस गुरुदास बनर्जी जो है अध्यक्ष थे, शामिल थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है, 1857 के पारित समावेशन अधिनियम में किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधारित कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो 1857 में पारित समावेशन अधिनियम जो है वो लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर इन सभी की स्थापना का किया गया था। और जो इन सभी की स्थापना थी वो चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत हुई थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि 1857 में आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए और वह इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करे? तो वुमेन इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, दी वुड्स डिस्पैच या नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वुमेन। तो ये भी जो है वुड डिस्पैच में आया था कि सुझाव दिया गया था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिले और उनको भी समानता से शिक्षा दी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्था ने पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेज की कक्षाएं प्रारंभ की थी? तो कौन से कॉलेज में जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए पहली बार क्लास लगी थी? केंद्रीय हिंदू गर्ल्स कॉलेज, वसंता कॉलेज, मिरांडा हाउस या बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स? तो ये था बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स 1897 में महाविद्यालय के रूप में। नेक्स्ट है, आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 में और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक से अदर डिटेल या स्पेशल सीरीज चाहिए कि आपको आईसीटी के लिए क्वेश्चन चाहिए अलग से प्रैक्टिस के लिए, या फिर रीजनिंग, मैथ, या फिर सेक्शन या ऑल 10 यूनिट्स पेपर 1 की अगर आपको अलग से किसी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए, या फिर जो आज हमने क्लास ली है हमारी पहली क्लास है, तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि क्लास ठीक है या फिर हमें इसमें कुछ सुधार करें कि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर रिलीव करें।
आंसर की डिटेल ना दें, या सिर्फ अलग अलग करके जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके आए आपके लिए, कि कंप्लीट पेपर को सभी यूनिट को एक एग्जाम में ना कवर करके अलग अलग हर यूनिट के अलग अलग प्रैक्टिस सेट बनाए जाएं। तो प्लीज़ आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दें, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारे पिछले चैनल में कुछ प्रॉब्लम होगी और आपको वो क्लास देखनी है तो उस चैनल में अभी भी क्लास तो हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 और 2 की दोनों की क्लासेस यहीं से होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और जो भी आपको कमी लग रही है या फिर आप जो चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि एग्ज़ाम का आपका 1 डेढ़ महीना ही बचा है, तो हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हो, आपको प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे उतनी अच्छी होगी। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना अपना कि कैसा क्या कुछ लगा आपको और क्या कुछ चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट।